हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो ये हमारा पेपर का तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट्स बना रखे हैं जो कि आपके जीडी और ट्रेडमैन में सामान्य गणित और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन टोटल मिला के 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसका एक टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है जिसका मैं सॉल्यूशन करूँगा। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो काफ़ी दिल लगाकर मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन की। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर पेपर लेकर आया हूँ। तो ये पेपर कुल 40 मार्क का होने वाला है। आपको भी ये पेपर देना है और आपको बताना है कि आपको कितने मार्क आए, कमेंट करके बताना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में कोई गलती हुई हो प्रिंट में या फिर मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो, चलो शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये आपका काम है। देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ, आपका पार्ट्स 1 होने वाला, भाग 1 होने वाला है सामान्य गणित का, जहाँ पर 15 क्वेश्चन हो गए, कुल 30 मार्क हो गए। उसके बाद भाग दूसरा होगा जहाँ पर रीजनिंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखो सामान्य गणित का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी कौन है? लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 है तो लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, 70% विद्यार्थी लड़के हैं, यानी कि 30% क्या होगी? लड़कियां होगी। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 30% पे लड़कियों की संख्या कितनी है? 255। हमें क्या चाहिए? लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या 70% है, तो 30% पे 255 है, तो 70% पे कितनी होगी? बस सिंपल ट्रिपलेट्स का नियम यहाँ पे लगाना है। तो 255 गुणा 70 बटे में कितना आएगा? 30। ठीक है, 3 से ये 8 बार और 3 से ये 5 बार, 7 5 35, 3 आएगा, 7 8 56 और 3 59। तो 595 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल प्राप्त हो? तो ऐसी हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। और वो कैसी होनी चाहिए कि उसको, उस संख्या से यदि 30 को, 53 को और 99 को विभाजित करें तो जो शेषफल हो रहा है वो समान होना चाहिए। मान लो वो संख्या 21 है, 21 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 9 आएगा। 21 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी 42, तो 42 पे कितना आएगा? 11 आएगा, यानी कि यहाँ पे शेषफल बदल जाता है, 21 हमारा नहीं होगा। चलो अगला 13 लेते हैं। 13 से ये 2 बार जाएगा तो 4 शेषफल आएगा। 13 से ये 4 बार यहाँ पे जाएगा, 13 चौक 52, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि 13 भी नहीं होगा। ठीक है, अब 19 की बात करते हैं। 19 से कम 19, तो 19 पे शेषफल कितना आएगा? 30 से जाएगा तो 19 30 में से चला जाएगा तो कितना आएगा? शेषफल 11 आएगा। ठीक है, अब 19 2 38, तो 19 2 38, तो 38 में से यहाँ पे जाएगा तो 53 में से 38 जाएगा तो भी शेषफल आपका 11 आएगा? नहीं, 11 नहीं आएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलो देख भी लेते हैं क्या डी सही है। देखो आपके सहमति के लिए हम देख लेते हैं। 23 से ये 1 बार जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 शेषफल आएगा। 23 दूनी 46, 46 और 53, 53 में से 46 जाएगा तो 7 एक अंक आएगा। और 23 से ये कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 23 चौक कितना होता है? 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8 और 92। ठीक है, 92 होता है। तो 92 में से 99 में से 92 जाएगा तो 7 आपका आंसर आएगा। तो सभी जगह पर शेषफल समान है, यानी कि हमें जो प्राप्त करने को कहा है वो मिल गया। शेषफल समान है कब? जब हम 23 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 4725, यानी कि 4725, महत्तम समापवर्तक आपको दिया हुआ है 15, तो लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है, काफ़ी जगह पर आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा और काफ़ी सारी परीक्षा में भी ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। देखो, यदि आप LCM और HCF
कोई भी दो संख्या होगी उसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, तो वो आपकी फर्स्ट संख्या जो भी संख्या होगी जिसका आपने एलसीएम निकाला है वो उन दोनों के गुणाकार के बराबर होगा। ठीक है, चलो इस प्रकार से फर्स्ट और टू एंड संख्या के गुणाकार के बराबर एचसीएफ एलसीएम होगा। हमें क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये पूरा का पूरा हमें यहाँ पर दे दिया है, कितना है 4725, और महत्तम समापवर्तक यानी कि आपको एचसीएफ दिया हुआ है कितना है 15, और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो 15 से डिवाइड कर देंगे किसको, 4725 को, तो 4725 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 तिया 45, 2 बचा, 15 एकम 15, 7 बचा, 15 5 75, तो 315 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक काम को ए और बी 12 दिन में करते हैं। देखो समय और कार्य का है, ए और बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। सी और ए 20 दिन में करते हैं, सी और ए कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। अब तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, बस ये निकालना है। देखो तो सबसे पहले हम एक कार्य को सपोज करेंगे जिसके द्वारा ये हमें कार्य करना होगा। तो वो कार्य कितना सपोज करेंगे, तो वो कार्य हम 12, 20 और 15 के एलसीएम के बराबर वो कार्य सपोज करेंगे, क्योंकि अब हम ए और बी का हमें ए बी है, सी ए है और बी सी का हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता निकालेंगे। अब कार्यक्षमता निकालेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था, कल के वीडियो है यानी कि हमारा दूसरे पार्ट्स का वीडियो है, वहाँ पर भी आपको ये कार्य और समय का क्वेश्चन दिया हुआ था। वहाँ पे बताए थे कार्य बराबर क्या होता है, कार्यक्षमता बटे में समय। ठीक है, कार्यक्षमता हमें निकालनी होगी, तभी हमें जो हमारी कार्यक्षमता होगी, उल्टा लिख दिया हमने, जो हमारी कार्यक्षमता होगी वो किसके बराबर होगा, कार्य बटे में समय के बराबर होगा। बस हमें कार्य टोटल सपोज करना है। ठीक है, इससे हमें कार्यक्षमता मिल जाएगी किसकी, तो कि ए प्लस बी है उसको वो 12 दिन में करता है, सी प्लस ए 20 दिन में, और यहाँ पे कितना था बी प्लस सी 15 दिन में। ठीक है, अब वो कार्यक्षमता एलसीएम के बराबर, कार्य जो टोटल हम वर्क सपोज करेंगे वो एलसीएम के बराबर सपोज करेंगे। अब इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो इन तीनों का एलसीएम मेरे हिसाब से 60 हो रहा है। ठीक है, 60 ही होगा। तो 60 जितना कार्य इन तीनों को करना है। ठीक है, यदि वो ए और बी दोनों मिलकर, एक और बी है वो दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य समाप्त करते हैं, तो ये 60 कार्य वो 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में वो कितना कार्य करेगा, 5 जितना कार्य करेगा। 60 के बटे में 12 कर देंगे, यानी कि 5 जितनी क्या है, 5 कार्य प्रतिदिन की इसकी क्षमता है। सी और ए की कितनी है, 3 कार्य प्रतिदिन की, और बी और सी की कितनी है, 4 कार्य प्रतिदिन की है। यहाँ से हमें कार्यक्षमता मिल गया। अब हमें क्या करना है, तो तीनों को मिलाकर एक साथ काम करना है। तो अब हमें देखना है कि तीनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे। देखो अब इन तीनों को मिलाएंगे तो हमें क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से आएगा, क्योंकि ए और ए यहाँ पे 2 बार है, बी और बी यहाँ पे 2 बार है, और सी यहाँ पे 2 बार है। 2 को सामान्य निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से हमने डायरेक्ट लिख दिया है। और इसके बराबर कितना आएगा, 5 और 4 9 और 3 12 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये इसकी कार्यक्षमता कितनी होगी, 6 जितनी होगी। यानी कि ये तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 6 काम करेंगे। उसे काम कितना करना है, 60 जितना काम करना है, तो 60 के बटे में यदि 6 कर देंगे तो 10 दिन आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनकी भुजा दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना होगा। बेहद ही सिंपल है। देखो आयताकार क्षेत्रफल है, आयताकार एक क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको पता होगा L/B कितना होता है, आयताकार क्षेत्र जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है, और वो कितना दिया हुआ है, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। उसकी एक भुजा, मान लो कि एक भुजा 20 है, तो यहाँ पर एक भुजा मान लो 20 है, तो हमें B की लेंथ फाइंड करनी होगी, तो वो 560 होगी। तो B बराबर क्या होगा, 560 के बटे में 20, तो यहाँ पे क्या आएगा 28।
तो b हमारा क्या होगा 28 होगा। यदि यहाँ से हमें क्या मिल गया तो उसका परिमाप मिलना है, परिमाप हमें फाइंड करना है। तो परिमाप फाइंड करना है तो इसके पहले आपको सभी भुजा होनी चाहिए और सभी भुजा यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कैसे? तो क्या आयताकार जो होता है उसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है समान होती है। उसकी एक भुजा मान लो कि 20 है, दूसरी भुजा 28 है, तो सामने की भुजा भी 28 होगी, ये वाली भुजा भी क्या होगी सामने सामने के समान होगी। अब सभी का योग उसकी परिमिति होगी, तो सभी का योग करना है, यानी कि क्या करना है l प्लस बी उसका 2 गुना कर देना है। अब l प्लस बी की करेंगे तो कितना आएगा 48 और 48 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा 96 सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, चलो तो ये उसका परिमाप होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यदि एक टायर की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, r बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा वो हमें निकालना होगा। तो वो एक चक्कर जब लगाता है तो वो कितनी दूरी तय करेगा वो हमें फाइंड करना होगा। मान लो कि ये एक चक्र है, चलो ठीक है। अब इसकी त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर की। अब ये एक चक्र पूरा करेगा, यानी कि यहाँ से शुरुआत करेगा तो यहाँ से जाकर लेकर वो यहाँ पे इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, यहाँ से इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से शुरुआत कर कर ये पॉइंट फिर से यहाँ तक आएगा। तो इतनी दूरी वो एक चक्कर में पूरी करेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी उसकी परिधि के बराबर होगी, यानी कि 2πr के बराबर होगी। तो ये 2πr जो एक चक्कर लगाता है तब 2πr जितना वो अंतर कवर करता है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है 7, यानी कि 22×44 जितना अंतर वो एक चक्कर में पूरा करता है। तो उसे 50 चक्कर लगाना है तो वो कितना अंतर पूरा करेगा, तो 50 गुणा 44, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, तो ये 2200 सेंटीमीटर में आपका आंसर आया। यानी कि 2200 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से हम डिवाइड करेंगे तो 22 मीटर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय दी हुई है 1900 रुपये। ठीक है, 1900 रुपये प्रति माह। चलो यदि प्रबंधक की आय जोड़ी जाती है तो औसत आय 2000 रुपये प्रति माह हो जाती है। तो प्रबंधक की आय कितनी होगी। देखो ये प्रबंधक हो या फिर कोई भी दूसरा फलाना ढिमकाना हो, कोई एक व्यक्ति बाहर से आया है और उसकी आय क्या कर दी है यहाँ पे जोड़ दी गई है। देखो तो 20 व्यक्तियों श्रमिकों है तो उसकी औसत आयु कितनी है 1900 है, यानी कि 20 व्यक्ति जो है उसको हम पी कहेंगे। ठीक है, टोटल कितने हो गए पी हो गए, और वो टोटल आय यानी कि पी की टोटल आय, श्रमिकों की टोटल आय कितनी होगी, तो वो पी बराबर हम रखेंगे 19 दूनी 38, यानी कि 38,000 क्या होगी उसकी टोटल आय होगी। जब प्रबंधक को जोड़ा जाता है यानी कि पी प्लस ए कौन है एक प्रबंधक है, यानी कि उसकी टोटल आय कितनी होगी, प्रबंधक को जोड़ा जाता है तो औसत 2000 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 20 था, एक बढ़ गया तो 21 हो गया, तो 2000 गुणा हम क्या करेंगे 21 करेंगे तो 42,000 क्या होगा प्रबंधक के बाद जोड़ने के बाद टोटल जो आय होती है प्रति माह वो कितनी होगी 42,000। तो अब क्या करेंगे, हमें वो प्रबंधक है उसकी आय निकालनी है, यानी कि ए निकालना है। तो ये वाली जो पूरी है उसमें से पी का मान निकाल देंगे, यानी कि 42,000 है उसमें से 38,000 हम निकालेंगे तो 4,000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल बिल्कुल आसान है। 8 मीटर लंबा एक तार है उसका क्षेत्रफल चाहिए, तो पाई आर का स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होगा पाई गुणा पाई, यानी कि कितना होगा 22/7, तो 22/7 गुणा आर कितना होगा 8 गुणा 8। ठीक है, 1 मीटर का है ना, सॉरी, हाँ तो 1 गुणा 1 होगा, 1 गुणा 1 मीटर में है। तो अब यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो सेंटीमीटर में है, इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 गुणा 10 करेंगे। ठीक है, 100 गुणा 100, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100 गुणा 100 करेंगे। अब 22 का हम 7 से डिवाइड करेंगे, 22 को
1 मीटर लंबे तार है। देखो गलती क्या कर दी हमने, आर बराबर हमने 1 मीटर रख दी, ये हमारी गलती हुई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 मीटर लंबा तार है, यानी कि 1 मीटर लंबा है, यानी कि 2πr बराबर कितना है हमारा, 1 मीटर है। ठीक है, तो r बराबर कितना होगा, 1/2 पाई। ये किसकी वैल्यू होगी, r की वैल्यू होगी। सेंटीमीटर में निकालना है तो 100/2 पाई क्या हो गई, r की वैल्यू होगी। हमें क्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बराबर होता है। तो पाई गुणा r कितना है, 100/22, 100/में पाई गुणा 100/में पाई, r का स्क्वायर यानी कि 100/में 2 पाई गुणा 100/में 2 पाई। ठीक है, पाई पाई चला जाएगा, 2 से ये 50 बार जाएगा, ये 2 से कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा, बचा क्या, 50 गुणा 50 यानी कि 650, सॉरी 250 यानी कि 2500, 2500 में क्या आएगा 22, उसका गुणा 7 से होगा। ठीक है, समझ में आया। अब 22 को हम यहाँ से उड़ाएंगे, 22 से कम 22, 22 से कम 22, 3 बचा, 22 से कम 22, अब कितना बचा, 7 बचा, तो 70 आएगा। तो 22 तिया 66, 4 बचेगा, 22 से कम 22 पॉइंट करेंगे 1, 22 से कम 22, इस प्रकार से होगा। अब इसका गुणा हम 7 से करेंगे, किसके करेंगे, 7 से, यानी कि यहाँ पे 7 आएगा, पॉइंट 7 तिया 21 का 1 आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 7 एकम 7 और 2 9, और 7 एकम 7, 791.7 आपका आंसर कहाँ पे आ रहा है। तो देखो 791 वो किसके करीब है इसमें से, तो यहाँ से करीब है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा। ठीक है, पॉइंट में आ रहा है, इसलिए यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़े। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर है। चलो अब उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई दी हुई है, उसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन πr² इंटू h, ये क्या होता है, बेलन का आयतन। ठीक है, अब यहाँ पे बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो हमें r भी चाहिए और h भी चाहिए। h तो है, यहाँ पे 7 भी क्या है, त्रिज्या भी है, तो बस वैल्यू पुट करनी है, 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा h यानी कि 15, 7 7 चला गया, 15 7 105, 105 गुणा हम 22 करेंगे, 22 पंचा 110, 110 का 11 यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 22 एकम 22 और 23, तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन है, एक संख्या में वही संख्या का 5 जोड़ने पर, एक संख्या मान लो वो 1 से, वही संख्या यानी कि x तथा 5 जोड़ने पर, ठीक है, क्या कहा है, एक संख्या में वही संख्या यानी कि एक संख्या मान लो x है, तो x और 5 जोड़ने पर जो अंतर आता है, एक संख्या में वही संख्या का 5 जोड़ने पर जो अंतर आता है वो क्या होता है, 70 होता है। तो वह संख्या क्या होगी, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर अब जो अंतर होगा, अंतर क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी, यानी कि ये वाली बड़ी होगी तो उसमें से x घटाएंगे और वो कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से निकल जाएगा x कितना होगा, 5 जाएगा तो 12। समझ में आया। चलो देखते हैं फिर से, देखो क्या कह रहा है ये, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर, एक संख्या x है, उसमें वही संख्या यानी कि x जोड़ना है यानी कि 2x तथा 5 जोड़ने पर अंतर 70 आता है, तो इसका अंतर कितना होगा, 70 होगा। अरे अंतर नहीं है, यहाँ पे देखो प्रिंट मिस्टेक हुई है या फिर हमसे समझने में गलती हुई है। अंतर नहीं है, उत्तर है। क्या है, उत्तर। तो उत्तर जो होता है एक संख्या में वही संख्या यानी कि 2x + 5 है, उसके बराबर कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। ठीक है, मैंने सोचा अंतर है इसलिए मैंने पहले में से दूसरी घटा दी।
तो यहाँ पे 2x प्लस 5 है उसके बराबर 17 है, तो 2x बराबर कितना होगा 12, तो x बराबर कितना होगा 6 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। यहाँ पे क्या है उत्तर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकेंड में तय करती है। 140 मीटर की दूरी 18 सेकेंड में तय करती है। किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, अब आपको पता है जो वेग होता है वो किसके बराबर होता है, अंतर बटे में समय। अंतर कितना है यहाँ पे 140, समय कितना है 18, ये किस में आएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड में आएगा। अब हमें किलोमीटर प्रति सेकंड में जाना है, यानी कि एक संख्या आपको याद रखनी है, एक तो है 18/5 और दूसरी है 5/18। मैं हमेशा कहता हूँ यदि आपको छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जाना है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जाना है तो आपको बड़ी संख्या के साथ गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, किसके साथ गुणा करना पड़ेगा, बड़ी संख्या के साथ गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 140 है उसके बटे में 18 है, उसका 18/5 के साथ गुणा करना पड़ेगा। 5 2 10 और 5 8 40, यानी कि 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर वो पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग तो 175 है, उसके पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 169 है। तो इसके लिए ये सभी आपको कैसे पता चलेगा, तो 1 से लेकर आपको 25 तक के वर्ग आपको कंपलसरी याद रखने होंगे। ये बार बार हर एक जगह पर, हर एक मेरे हिसाब से काफ़ी सारे जो एग्जाम्पल होंगे वहाँ पर वर्ग की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर आपको घन की ज़रूरत पड़ेगी। घन की आपको 1 से लेकर 10 तक के घन आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे ये 175 है, मुझे कैसे पता चला, मुझे याद था इसलिए। आपको पता है 169 क्या है, पूर्ण वर्ग है, किसका वर्ग है ये, तो 13 का वर्ग है। समझ में आया, यानी कि 169 इसके करीब है, यानी कि 175 में से हम कितना घटाएंगे तो 169 आएगा, तो उसमें से हम 6 को घटाएंगे तो 169 आएगा। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 39 39 41 43 45, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस क्या होगा 2 का होगा। यानी कि 39 में 2 ऐड करा तो 41 होगा। इस प्रकार यहाँ पे 2 ऐड किया 43, 43 में 2 ऐड किया 45, 45 में 2 ऐड करेंगे तो 47 आपका आंसर रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय त्रिज्या 28 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिज्या कितनी दी हुई है 28 मीटर की दी हुई, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, r बराबर 28 है तो हमें πr² बराबर कितना होगा, तो पाई यानी कि 22/7 गुणा 28 गुणा 28, 7 से 4 बार चला गया। यानी कि अब आपको क्या करना है, इकाई का अंक देखना है, 4 दूनी 8 और 8 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। यानी कि ये दोनों दो निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, यहाँ पे इकाई का अंक 8, हमारा इकाई का अंक उत्तर का क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि ए और डी में से कोई होगा। और क्या होगा तो उसके लिए तो आपको फिर से गणतरी करनी पड़ेगी। तो 8 ये 88 गुणा आप क्या करेंगे 28 करेंगे। अब सिर्फ आपको 2 अंकों तक आपको जाना है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 9 है। चलो 6 और 9 का पता चल जाएगा, 0 है, 2 से 8 बार 16। ठीक है, फिर यहाँ से 8 से 8 बार 4 और 8 से 8 बार 4 आएगा। तो 4 6 4 क्या 8 2 16, 8 8 64, 64 का 4 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 8 8 64 और 4 70 आएगा। 4 6 और 7 क्या यार कर रहा है, देखो फिर से करेंगे।
यहाँ पे और जोड़ बाद में लिखेंगे, ठीक है। देखो अब 2 से हमने ख़त्म कर दिया, 2 8 16, 16 का 6 यहाँ पे रखेंगे, 1 के लिए यहाँ पे जाएगी। अब यहाँ से 8 से शुरुआत करेंगे तो 8 8 64, 64 का 4 यहाँ पे रखेंगे, 6 यहाँ पे जानेंगे। 8 8 64, 64 में हम 6 डालेंगे तो कितना आएगा 70, तो 70 का 0 यहाँ पे रखेंगे। तो 4 और 6, तो लास्ट के 2 कितने हो गए, 6 और 4 हो गए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त को 68,000, एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई। ये क्या है, विक्रय मूल्य। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ लॉस। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो परसेंटेज के तरीके से भी कर सकते हैं और प्रॉफिट लॉस के तरीके भी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट लॉस के लिए आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता तो परसेंटेज के हिसाब से करते हैं। देखो 75% की हानि हुई है, ठीक है, कितने पर, मान लो एक वस्तु है 1 से, उसका क्रय मूल्य कितना है 1 से, उस पर 75% की हानि हुई, तभी ये 6800 रुपीज़ होगी। तो 75% की हानि कितने पे होगी, वो 100 पे। 75% की हानि के बाद की रकम कितनी होगी, मान लो कि 100 पे होती है वो 25। 75% यानी कि हानि होगी, यानी कि 100 में से घटाएंगे तो 25 होगा। तो 100 पे 25 होती है तो x पे कितनी होगी, तो x पे 6800 हो रही है, ठीक है। 25 से ये 4 बार चला गया, 4 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 4 8 32, 3 6 चौक 24, 3 27, तो 27200। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो यहाँ पे 15 क्वेश्चन मैथ्स के समाप्त हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखो रीजनिंग की ओर बढ़ते हैं। कुल 5 प्रश्न है, कुल मार्क 10 है। चलो फटाफट से PALE इसका हमें दिया हुआ है 1 2 1 3 4। उसी प्रकार से ARTH को दिया हुआ 4 1 5 9 0। तो PE पर्ल PEARL को क्या लिखा जाएगा, तो P का संकेत क्या है, तो P का संकेत हम बाद में करेंगे। देखो सभी में 2 है, सभी जगह पर 2 है, इसलिए P का तो 2 होगा। अब E का क्या होगा, यहाँ पर उत्तर में देख सकते सभी जगह पर 2 है, इसलिए P का फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं E का क्या है, तो E का यहाँ से आपको ढूंढना है, E का है 4। तो E का कौन सा है, 4 है। तो 2 और 4 जिसकी शुरुआत 2 और 4 से होती है वो आपका उत्तर सही होगा। मात्र एक ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो इसी प्रकार से हम थोड़ा दिमाग लगाकर और जल्दी से कर सकते हैं। देखो अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण ने क्या कहा उस लड़की के बारे में, तो ये जो लड़की है वो मेरी माँ, यानी कि अरुण है, उसकी माँ है, उसका पोता यानी कि अरुण का बेटा, और उसकी क्या होगी, वो पत्नी है, ठीक है। वो कौन है, वो लड़की। तो उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है अरुण का, यानी कि अरुण जो है वो लड़की को क्या हो रहा है, ससुर हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसके बेटे का बाप अरुण जो है, अरुण की जो पत्नी है, उसके पति का बाप उसको क्या होगा, वो ससुर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 9 25 49। तो 1 यानी कि 1 का वर्ग है, 9 यानी कि 3 का वर्ग है, 25 यानी कि 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो अब 8 का वर्ग होगा, ठीक है या नहीं। 1 3 5 7 8 का वर्ग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 1 के बाद 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 होगा। 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। ये आपको देखना है, अल्टरनेटिव लिया हुआ है वर्ग। अब देखना है 3 संख्याओं का औसत 27 है। दूसरी पहली से 3 गुनी और तीसरी पहली से 5 गुना है। बस ऑप्शन देखकर आपको करना है। 3 संख्याओं का औसत 27 है। अब दूसरी पहली से 3 गुनी है, तो यहाँ पे देखनी है दूसरी जो है वो पहली से 3 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पहली से 3 गुनी 8 हो रही है, नहीं। यहाँ पे 27 है वो 9 से 3 गुनी है, क्या कहा है, दूसरी संख्या है वो पहली से 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या 9 है, वो पहली से 3 गुनी है, नहीं है।
क्या 8 का 3 गुना 40 हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या 9 का 3 गुना 27 हो रहा है? हाँ हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। चलो जाइए, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाइए। मान लो ये हमारा उत्तर है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा हमारा दक्षिण, ये होगा हमारा पूर्व, ये होगा हमारा पश्चिम। पूर्व की ओर 1 किलोमीटर जा रहा है, चलो जाने दो, ये 1 किलोमीटर पूर्व है। उसके बाद वो उत्तर दक्षिण की तरफ मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो ये 5 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। उसके बाद वो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ता है, चलो 2 किलोमीटर मुड़ दो, 5 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो पूर्व की तरफ 2 किलोमीटर, चलो 2 किलोमीटर फिर से पूर्व की ओर जाएगा, और उसके बाद वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है, चलो ये 9 किलोमीटर उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चल गया। तो वह आदमी अपनी शुरुआत से चीन से कितना दूर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये काटकोण हो जाएगा, यानी कि हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस का प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा। ये वाली भुजा कितनी होगी, यदि ये 5 है तो ये हमारी 4 होगी, यदि ये कितनी है, 1 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी कि ये पूरी 3 होगी, तो 3 और 4, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ये हमारा ये वाली जो संख्या होगी, मान लो p है, तो p के वर्ग के बराबर होनी चाहिए। तो p का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 कितना होता है 25, p के वर्ग के बराबर 25, तो p बराबर कितना होगा 5 होगा। यानी कि ये इसकी दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, लास्ट का पॉइंट और शुरुआत के पॉइंट के बीच की दूरी हमारी ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर की होगी। यहाँ पे सभी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने समाप्त कर लिए। आपको भी इस क्वेश्चन को करना है और आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपको कितने में से कितने मार्क मिले, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।